बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मरतबा फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस सेगमेंट्स में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बातें की थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी इक्वेशन, इस तरह की चीजें। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा था। प्रेशर कांस्टेंट था तो वर्क डन की ये शक्ल आई थी, एफ डेल्टा एक्स पी ए डेल्टा एक्स फिर पी डेल्टा वी। ठीक, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें। देखिए, इस पूरे प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के दौरान प्रेशर हमने क्या रखा, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स का जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहोगे जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, ये सब कांस्टेंट प्रेशर पे ही हैं। एग्री? तो मतलब ये सारे फॉर्मूले आइसोबैरिक प्रोसेस के हैं। अब आइसोबैरिक प्रोसेस को अप्लाई कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस पे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर अप्लाई कर दो तो यहां पे छोटा सा पी लगा दोगे, पी का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, डेल्टा यू, और इसकी जगह लिख लोगे पी डेल्टा वी। ठीक, एक तो ये याद रखोगे। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें, जो कि आपको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना जरूरी नहीं है, याद रखोगे इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, डेल्टा क्यू पी बराबर है डेल्टा एच के। अब इसको जरा समझो। देखो, ये जो एच है ना, ये एंथैल्पी है। हाँ, ये क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। राइट? ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। राइट? तो ये ऐसे याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यू में आ जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट आप दोगे या सिस्टम से निकलेगा, वो कहां इस्तेमाल होती है, एंथैल्पी को चेंज करने में इस्तेमाल होती है। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाई करोगे या सिस्टम से रिजेक्ट होगा, वो हीट कहां इस्तेमाल होगी, एंथैल्पी को चेंज करने में। राइट? यानी इन आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट आपने दिया वो यूज होगा टू चेंज इन एंथैल्पी। राइट? ठीक है। ग्राफ एक्स पे रखा V, इधर रखा P। आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा होता है, यानी ग्राफ ऐसा बनाएंगे जिसपे प्रेशर कांस्टेंट नजर आए। तो याद रखना कुछ बातें, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे y0 होता है, ये y एक्सिस है,
इस पे x 0 होता है, एग्री? नंबर 2, लेकिन यहाँ 0 तो कुछ है ही नहीं। नंबर 2, अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उस पे y कांस्टेंट होता है, y के पैरेलल है तो x कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट क्या चाहिए? p किधर है? y पर। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? x के पैरेलल, यानी ये इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर है ये पॉइंट? अब एक और पॉइंट सुनो, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये था, x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पर x 0, उल्टा हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x के पैरेलल है तो y कांस्टेंट, y के पैरेलल है उसके हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। अब तीसरा पॉइंट, जब कोई लाइन x या y के पैरेलल होता है तो उस पर कोई एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो खुद उस लाइन की इक्वेशन होती है। जिस तरह मेरा और आपका कोई नाम है, इस तरह लाइन का भी अपना कोई नाम होता है, उसको इक्वेशन से शो करते हैं। अगर कोई लाइन x के पैरेलल तो y कांस्टेंट, y के पैरेलल तो x कांस्टेंट, और जो वैल्यू कांस्टेंट वो इटसेल्फ उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो इस पे कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। तो P इज इक्वल टू सी, ये इसकी इक्वेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C का मतलब कांस्टेंट, C को इधर लेके जाओ, P माइनस सी इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करें, ये पिस्टन जरा फिक्स कर दो। अभी तो मूवेबल था ना, लॉक कर दिया। पिस्टन लॉक करने से क्या होगा? पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वर्क डन के लिए डिस्टेंस कवर करना जरूरी है। इधर आपने पिस्टन क्या कर दिया? लॉक कर दी। अब पिस्टन मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा तो डिस्टेंस कवर नहीं होगी, डिस्टेंस कवर नहीं होगी तो वर्क डन क्या हो गया? 0। और याद रखोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आप हीट सप्लाई करोगे, V का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाई करोगे वो इस्तेमाल होगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ये सब एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट आप सप्लाई करोगे वो हीट का इस्तेमाल होगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ग्राफ, चलो ये ग्राफ आप लोग बताओ क्या बनाऊं? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। वॉल्यूम एक्स पे है तो वाई के पैरेलल, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या प्रेशर एक्सिस। इक्वेशन बताओ। V इज इक्वल टू सी या V माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक, चलो ये हो गया, अच्छा हो गया। अब सुनो, ये जो इंटरनल एनर्जी है U, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछते हैं। इंटरनल एनर्जी U, बहुत देर से बात हो रही थी। इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल का दूसरा नाम एक्सटर्नल कैसे होगा? इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम है टेम्परेचर। मेरी इंटरनल एनर्जी है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? टेम्परेचर। किसी सिस्टम का टेम्परेचर उसकी इंटरनल एनर्जी को शो करता है। इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम है टेम्परेचर।
अब फर्स्ट करो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो डेल्टा यू जीरो जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो। कांस्टेंट नहीं, ये भी गलती करते हैं हम लोग, राइट। और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल हीट टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट आप देते हो वो सारी की सारी हीट वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट आप देते हो वो सारी की सारी हीट कहां इस्तेमाल होती है, वर्क करने में। आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ कौन से लॉ को वेरीफाई करता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन से लॉ में कांस्टेंट होता है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ आपको पता आइडियल लॉ है, तो इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस भी आइडियल प्रोसेस है, मतलब 100% ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। ग्राफ ये सोच के बताना, ग्राफ बता दिया तो जीनियस मान लेंगे। वी और पी का ग्राफ, करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम बॉयल्स लॉ है ना, तो जो ग्राफ बॉयल्स लॉ का वही इसका ग्राफ। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स हो जाता है, वॉल्यूम इनवर्स है तो ग्राफ कैसा होगा? कर्व। इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, राइट, हाइपरबोलिक कर्व। और इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन जिस तरह हर ग्राफ की इक्वेशन थी, इसकी भी इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन, ये ग्राफ किसका बनाया तुम लोगों ने? बॉयल्स, तो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन इसकी इक्वेशन, और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ये है पीवी इज इक्वल टू सी। केमिस्ट्री में के लेते हो, पीवी इज इक्वल टू सी, हमने कांस्टेंट सी लिया, ये इसकी इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब फर्स्ट करो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो आप सप्लाई कर सकते हो ना ही सिस्टम से बाहर निकल सकता है। जैसे थर्मास, थर्मास में पानी गर्म करके रखा, गर्म करके रखा मतलब बाहर से हीट अंदर नहीं जाएगी, अंदर वाली बाहर नहीं आएगी ताकि गर्म रहे, लेकिन अंदर तो प्रोसेस चल रहा है ना, अंदर जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो एनर्जी तो यूज हो रही है, प्रोसेस तो चल रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट सप्लाई हो और ना ही सिस्टम से रिजेक्ट हो, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डेल्टा क्यू क्या होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो हमेशा इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की शक्ल में होता है। जिस तरह हम लोग रोजा रखते हैं तो होता क्या है कि बाहर से अब एनर्जी बॉडी में नहीं जा रही, लेकिन हमारा बॉडी तो मुसलसल काम कर रहा है ना, तो मुसलसल हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम। थर्मास के अंदर जो गर्म पानी रखा, बाहर से हीट अंदर नहीं जा रही, अंदर से बाहर नहीं आ रही, लेकिन अंदर तो गैस है, लिक्विड है, जो भी उसके मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं ना, उसमें तो एनर्जी यूज हो रही है, तो मुसलसल उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, नीचे, राइट। इसका ग्राफ याद रखिएगा, V और P के दरमियान वो ग्राफ ये होता है, ये इसमें और इसमें फर्क है, फर्क समझा देता हूं। ये ग्राफ आइसोथर्मल का है, बॉयल्स लॉ। कैसे पता चलता है?
45 डिग्री के एंगल से यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये और ये एक जैसा होना चाहिए, ये हाइपरबोलिक कर्व। लेकिन अगर ये नीचे आ जाए, नीचे ये एक जैसा ना हो, 45 से ड्रॉ किया, देखो अब ये एक जैसा नहीं है, तो ये एडियाबैटिक का ग्राफ है और इसको बोला जाता है, इसका नाम है एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व, और इसकी इक्वेशन होती है पी वी गैमा इज इक्वल टू सी। ये गैमा वी के ऊपर है और ये गैमा की वैल्यू याद रखोगे, ये गैमा की वैल्यू याद रखोगे 1.667 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, और गैमा इज इक्वल टू 1.4 फॉर डायएटॉमिक गैस। गैसेस हमेशा दो शक्ल में होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में गैमा की वैल्यू ये, डायएटॉमिक फॉर्म में गैमा की वैल्यू ये, राइट। फिलहाल यहां पे लेक्चर आज का हम लोग रोकेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कल फिर शुरू होगा। अभी इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, टाइप्स और उसका रिलेशन अभी रहता है, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक, तो वो सेगमेंट कल पहले हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में, यानी अगले सेगमेंट में, और फिर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं।